Hello and welcome back you all to the Commerce Success. I'm Rahul Thakur, your commerce teacher. So yesterday we were discussing about the how we can calculate the GDP or the national income with the help of different methods, in which we have discussed the two methods. First one was the GV, means the gross value addition method. Then we also discussed the calculation of national income with the help of income method. And the income method, नाउ व्हाट वी हैव, मैंने बताया था कि लास्ट में हम एक बार इसको सम अप करके देखेंगे कि किस तरह से इनकम मेथड में क्या क्या चीज़ आती है. सो इन इनकम मेथड व्हाट वी हैव, whenever we calculate the GDP with the help of national income method, we get NDP-FC. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. जब आप इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हो तो आपको NDP-FC मिलता है. जब आप GVA से करते हो तो GDP MP मिलता है. और एक्सपेंडिचर मेथड का हम आगे देखेंगे, क्योंकि जब भी आप इसी का ध्यान नहीं रखते हो तो न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं. आपको पता ही नहीं होता किस फॉर्मूले से हमें क्या मिलता है. फिर वहाँ पे आपको कन्वर्ट करना होता है GDP MP से उसको NNP पे, तो वहाँ पे फिर वो मिस्टेक्स होती हैं. एक क्वेश्चन था जिसमें NDP-FC ढूंढने के लिए क्या रखा था और इनकम मेथड का क्वेश्चन था. और कई बार बच्चों को लगता है अच्छा NDP से ढूंढ लिया, अब क्या ढूंढे आगे, या फिर इनकम मेथड से क्या निकलेगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है. तो इस बात का आपको ध्यान रखना है. तो इनकम मेथड में सबसे पहले हमारे पास आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर आता है मिक्स इनकम. ऑपरेटिंग सरप्लस के कई सारे पार्ट्स हैं, है ना, इसमें रेंट एंड रॉयल्टी, फिर इंटरेस्ट, प्रॉफिट. प्रॉफिट के कई सारे पार्ट्स हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, और फिर आता है रिटेन्ड अर्निंग. कॉर्पोरेट टैक्स हम जानते हैं जो सरकार को टैक्स दिया जा रहा है कॉर्पोरेट के द्वारा, फिर हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं. डिविडेंड जो पैसा कंपनीज के ओनर्स में जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें बांट दिया गया है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं उस पैसे को. रिटेन्ड अर्निंग जो रिजर्व होती है, जो पैसा कंपनी ने अपने पास सेव करके रखा है ताकि फ्यूचर में वो उसको यूज कर सके, उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग. फिर मिक्स इनकम की हमने बात की थी, वो इनकम जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग को मिलती है. सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, जैसे ग्रोसरी शॉप ओनर है या कोई भी व्यक्ति जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वहाँ पे जो इनकम है, फैक्टर इनकम है, उसका डिस्टिंक्शन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है. इसलिए हमने क्या किया, उन सबको एक कैटेगरी बनाकर डाल दिया जिसको हमने नाम दिया है मिक्स इनकम. तो ये हमारा क्या था, इनकम मेथड से था. अब इसमें भी क्या है, कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना है. हालांकि कुछ प्रिकॉशंस हमने ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड में डिस्कस किए थे, वो सेम चीज़ें यहाँ पे भी रहने वाली हैं. कुछ नई चीज़ें होती हैं तो उन्हें हम देख लेते हैं, अदरवाइज हम इसको आगे बढ़ेंगे और एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू समझेंगे. ठीक है. और मैंने आपको बता दिया कि आपको इनकम मेथड से NDP-FC मिलेगा और इसको आप जहाँ चाहो कन्वर्ट कर सकते हो. आप चाहो तो इसको NNP-FC, आप चाहो इसे तो GDP-MP बना सकते हो, बशर्ते हमें जो और भी जानकारियाँ हैं, जैसे यहाँ पे N से G पे जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन चाहिए, FC और MP के लिए हमें NIT चाहिए. तो इन चीज़ों का होना ज़रूरी है, तो आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है. अब हम यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस देख लेते हैं. कुछ प्रिकॉशंस हैं जो एक्सपेंडिचर ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड में नहीं थे बट यहाँ पे है. तो उसमें से सबसे पहला आता है ट्रांसफ़र इनकम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रिकॉशंस हैं इन्हें 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये प्रिकॉशन दे दिया होगा, पूछेगा क्या ये कंपोनेंट नेशनल इनकम में इनकम मेथड के थ्रू या ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड के थ्रू या एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू ऐड होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा. आपको रीजनिंग देनी होगी, वो 1 या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड हम नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हमने बात की थी इनकम इज ऑलवेज जनरेटेड बाय द मीन ऑफ फैक्टर सर्विसेज. जब आप फैक्टर सर्विस देते हो तो उसके बदले में आपको फैक्टर इनकम मिलती है, वही हमारी हरदम इनकम होती है. ट्रांसफर इनकम इज नॉट अ इनकम. ठीक है. तो इसीलिए इसको इंक्लूड हम नहीं करते हैं. फिर आता है, हमने ये देख चुके हैं हम ऑलरेडी, सेकेंड हैंड गुड्स. we already know about this will not included here. And now we have income from
सेल ऑफ शेयर्स, bonds and other securities, you can say that the all are the financial securities। तो इनको भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये रियल गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। फिर फोर्थ आता हमारे पास विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? विंडफॉल गेम क्या है, जैसे आपको अचानक कोई चीज़ मिल गई, अचानक आप केबीसी में गए और आपको अमिताभ बच्चन ने कहा आप जीत चुके हैं 7 करोड़, तो वो आपकी रेगुलर इनकम का पार्ट नहीं है, ना ही वहाँ पे आपने कोई फैक्टर सर्विस दी है, तो इसलिए ये भी गेन आपका जो है, इनकम तो नहीं कहेंगे इसको, ये गेन एक तरह का, ठीक है। जैसे मान लो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो वो इनकम नहीं है, आपने फैक्टर सर्विस देखी इसकी वैल्यू नहीं बढ़ाई है, तो यहाँ भी सेम चीज़ आती है, तो इसलिए इसको भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आता है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर हाउस, ये हम देख चुके हैं, इसको मैं नहीं लिख रहा। इसके बाद लास्ट में आता है पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग। पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग, जैसे आप गांव गए या आपके दादा दादी हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी इनकम जो है, सेविंग जो है, उसमें से कुछ पैसे निकाल के आपके लिए कोई गिफ्ट दे दिया, मान लेते हैं आपको कि उन्होंने आईपैड दिलवा दिया, बट वो जो पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग है उसको नहीं गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने वो पैसा सेव किया होगा, जब उन्होंने पहली बार वो मनी अर्न किया होगा, तब उसे ऑलरेडी क्या है, इनकम मेथड के थ्रू इंक्लूड कर लिया गया है, इसलिए अब दोबारा जब उसको दिया जा रहा है तो वहाँ पे वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये हमारे प्रिकॉशंस हैं इनकम मेथड में। अब हम बढ़ते हैं आगे क्या, एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ, और देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम यूज करते हैं यहाँ पे। और जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड, ये तीनों क्या हैं, वन एंड ऑल सेम चीज़ है, बस क्या है, कहने का तरीका और कैलकुलेशन की जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े बदल जाते हैं। अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, इसकी डेफिनेशन आप बुक से देख सकते हो, हम सीधा इसके कंपोनेंट से बात करते हैं। इसके मेजर जो 3 कंपोनेंट हैं, पहला क्या आता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है हाउस होल्ड जो है, जैसे हम लोग हैं, हाउस होल्ड है, वो अपने प्राइवेट कंजम्पशन पे कितना खर्च कर रही है। प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब क्या है, जो हाउस होल्ड खर्च कर रहा है उसकी बात हो रही है, अपने फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं। ये अराउंड टोटल एक्सपेंडिचर का 60% होता है। अब याद रखना, हरदम कभी क्वेश्चन आए कि कौन सा सबसे बड़ा शेयर होता है, किसका सबसे बड़ा शेयर होता है एक्सपेंडिचर में, तो वो हाउस होल्ड का आता है। हाउस होल्ड ने, सभी हाउस होल्ड ने, देश के हाउस होल्ड ने एक साल में एक अपने जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर कितना खर्चा किया, उसको आप क्या करोगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू दिखाते हो। फिर इसके बाद इसका दूसरा कंपोनेंट आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। In the same manner, government also have a too many expenditures, too many expenses. So that will be also included in this thing, like expenditure method में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे क्या बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, दवाई होती है, स्टेशनरी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखते हैं, जी भी लिखते हैं कई बार, और इसको हम क्या दिखाते हैं, पी लिख देते हैं या सी लिखते हैं सीधा, कंजम्पशन ऑफ बाय द हाउस होल्ड, और जी फॉर गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। और हाउस होल्ड वाले में एक और चीज़ है, मान लेते हैं कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, क्या है, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हाउस होल्ड के लिए कुछ काम कर रही है, और जैसे मान लेते हैं हाउस होल्ड को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवा रही है फ्री में, हाउस होल्ड को, किसी हाउस होल्ड को मतलब घर दिला रही है, ठीक है, या कुछ भी एजुकेशन दे रही है, तो वो भी जो खर्च करते हैं वो भी क्या है, इसमें ही गिना जाता है। क्या कह सकते हो आप, फाइनल कंजम्पशन बाय नॉन एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर हाउस होल्ड, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये गुड्स एंड सर्विसेज ये लोग खरीद रहे हैं, उसका फाइनल यूज कौन कर रहा है, उसका फाइनल यूज हाउस होल्ड ही कर रहा है, इसलिए इसको हम इसमें डालते हैं, ठीक है। अब अपना तीसरा जो आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पहले तो सीधा सीधा इसको याद रखो आप, और जो इस पूरे
एक्सपेंडिचर मेथड में जो सबसे जो पेचीदा कंपोनेंट है, सबसे जो टिपिकल है, जिसे समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, वो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट, क्योंकि इसके कई सारे सब कंपोनेंट्स हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। अब सबसे पहले समझो इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपने कितनी नई चीज़ों में इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया और नई चीज़ें, नई एसेट क्रिएट किए। तो यहाँ पे क्या कर रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको तीन चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान रखना है। पहली बात तो ये ग्रॉस की बात कर रहा है ना, तो इसको आपको नेट से कंफ्यूज नहीं होना। कई बार हो सकता है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में हमें ग्रॉस की जगह नेट दे दिया हो, तो आपको जब भी नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा तो उसको ग्रॉस बनाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन ऐड करके। तो ये तो एक बात हुई। दूसरा क्या है, डोमेस्टिक। तो ये कई बार क्वेश्चन में हमें दिया होता है, तो इसमें ज़्यादा इशू नहीं होता। फिर बात अटकती है कैपिटल फॉर्मेशन पे। ये कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहा है। कैपिटल कई तरीके की हो सकती है, जिसको हम फिक्स कैपिटल भी कह सकते हैं और नॉन फिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। पर कई बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल जब होगा तो उसमें आपको क्या दे दिया होगा, आपको दे दिया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो वहां पे फिर क्या है, अटकता है क्वेश्चन, क्योंकि आपको क्या चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, आपको फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं चाहिए। कैपिटल में क्या है, कई सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, बट जब आपको क्वेश्चन कहता है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप समझो अभी इसमें कुछ चीजें और ऐड होंगी। तो क्या क्या चीजें ऐड होंगी, इसको हम देख लेते हैं। जनरली जब भी आपको फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो, तो उसमें आप अलग से जो एक चीज ऐड करोगे, वो क्या होता है, चेंज इन स्टॉक, जो कि होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। जब भी आपको फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, तो आपको उसमें चेंज इन स्टॉक, जो कि है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक के थ्रू हम निकालते हैं फॉर्मूले से, ये ऐड करना होगा। यदि आपको उन्हें सिर्फ सीधा दे दिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू क्वेश्चन में डाल देनी है और उसको सॉल्व कर देना है। यदि उन्होंने आपको दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको क्या है, इस नेट को ग्रॉस बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको डेप्रिसिएशन आपको ऐड करना पड़ेगा। और इस डेप्रिसिएशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। या फिर ये तीसरी सिचुएशन ये आ सकती है, आपको दे दिया हो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो वहां पे आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। पहली बात तो नेट को ग्रॉस बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आप डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, और दूसरी चीज आपको फिक्स कैपिटल को कैपिटल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, फिक्स कैपिटल अधूरा है, इसमें और भी कुछ चीजें ऐड होंगी। तो आप क्या चीज ऐड कर सकते हो, आप उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड कर सकते हो, ठीक है, और वहां से क्वेश्चन बना सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट में देखो तीन तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। और पहला क्या है, जो फॉर्म करती है, यानी प्राइवेट प्राइवेट कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती हैं अलग अलग चीज़ों में। जैसे मान लेते कहीं पे ऑयल रिफाइनरी बनाई गई है, ठीक है, हाईवे बनाया गया है, या बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाई गई है, तो वो भी एक तरह का क्या है, इन्वेस्टमेंट बाय द फॉर्म है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। तो एक इन्वेस्टमेंट एक तो ये होता है। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट कर रही है इन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट क्या, मेट्रो बनवा रही है, ट्रेन बनवा रही है, रोड बनवा रही है, सैटेलाइट लॉन्च कर रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें कर रही है, इतना सारा डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जो भी फिक्स डेवलपमेंट हो रहा है, फिक्स एसेट क्रिएशन हो रहा है, तो वो क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट है और हमारा डेवलपमेंट का पार्ट है। फिर रहता है हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड क्या इन्वेस्ट करता है, हाउस होल्ड इन्वेस्ट करता है घर में, हाउस में। अब ये नहीं कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से इन्वेस्ट कर रहा है, हम जनरली देख रहे हैं यदि कोई रेजिडेंशियल पर्पज से इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं कि हाउस होल्ड ने जो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए अपना घर खरीदा है, वो भी एक तरफ से क्या उनका इन्वेस्टमेंट है, तो उसे हम इंक्लूड करते हैं। अब कोई प्रॉपर्टी डीलर है जो इन्हीं चीज़ में डील करता है, तो उसका तो वो बिजनेस हो गया, ही विल परचेज एंड सेल द buildings, residential complexes and other things. So it will be not only a part of a investment, rather it will be a part of a not this investment but this investment, है ना। वो हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट ना होकर फर्म का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, क्योंकि वो कंपनी होगी, कोई ना कोई दुकान होगी जो वो ऑपरेट कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। अब चौथी चीज़ हमारे पास आती है एक्सपेंडिचर मेथड में, उसके लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए, इसको बताते हैं। चौथी चीज़ जो आती है उसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, जिसका फॉर्मूला हम दिखाते हैं एक्स माइनस एम। यहाँ पे एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट, एम का मतलब है इंपोर्ट। इसको आप कैसे करोगे, जितना एक्सपोर्ट आपने बाहर से किया माइनस जितना इंपोर्ट आपने, सॉरी, जितना एक्सपोर्ट आपने बाहर को किया, जितना एक्सपोर्ट आपने इंपोर्ट बाहर से अंदर की तरफ मंगाया, है ना, अपने देश में सामान खरीदा, तो इनका जो डिफरेंस होगा हम उसको एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट बोलेंगे। अभी पर्सपेक्टिव कौन सा, एक्सपोर्ट का पर्सपेक्टिव है। मान लेते हैं एक्सपोर्ट हमने 100 उसका किया, $100 बिलियन का किया,
और इंपोर्ट किए $80 बिलियन का। तो इस केस में क्या हमें सरप्लस है $20 बिलियन का। तो हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना हुआ $20 बिलियन। अभी इसी केस में क्या है, इन्वेस्टमेंट मान लेते, हाँ, जो इंपोर्ट हमारा 180 है और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो $100 बिलियन है। तो इस केस में क्या है, हम देख सकते हैं हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया तो हमें यहाँ पे लॉस होगा। कितने का लॉस होगा जी, $80 बिलियन का। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेट एक्सपोर्ट कितना है हमारा, नेट एक्सपोर्ट इज -$80 बिलियन, मीन्स वी हैव इंपोर्टेड मोर। जब भी नेगेटिव बैलेंस है इसका मतलब क्या है, बाहर से चीज़ें ज़्यादा आई हैं और बाहर को चीज़ें कम गई हैं। तो ये चार कंपोनेंट मिलकर क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड को बनाती हैं। अब इसको एक बार दोबारा देखते हैं फुल फ्लैश करके। अब एक्सपेंडिचर मेथड का जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो आपको मिलता है उससे जीडीपी एमपी। ये चीज़ आपको दोबारा याद रखनी है, मैंने बताया था आपको हरदम याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगा के कौन से मेथड से आपको क्या चीज़ मिल रही है, क्योंकि ये आपको इजी कन्वर्जन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है, जीडीपी एमपी मिलता है। अब आओ देखते हैं इसके कंपोनेंट क्या। सबसे पहला क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको आप जी भी लिख सकते हो, सॉरी सी लिख सकते हो। फिर है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे आप जी लिख सकते हो। फिर है नेट डोमेस्टिक, सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको आप आई लिख सकते हो। फिर आता है आपका एक्स माइनस एम, जिसको आप बोलते हो नेट इंपोर्ट, सॉरी नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये चार कंपोनेंट मिलके आपका क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड्स में आपका जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, मेजर मेजर यही चीज़ें हैं। इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस हैं, उन प्रिकॉशंस को हम देख लेते हैं। मोर और लेस वही सारी वही प्रिकॉशंस हैं जो हमने पहले देखी हैं। यदि कोई चीज़ नहीं होगी तो उसको नहीं हो गई तो उसे हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रिकॉशन जो है बहुत काम का है, ये एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड विल नॉट बी इंक्लूडेड। मैंने पहले भी कहा था आपको, एक्सपेंडिचर ऑन जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। और ग्रॉस वैल्यू एडिशन में भी आपने यही देखा था। क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को आप इंक्लूड करोगे तो एक ही गुड्स में वो कई प्रोसेस कई स्टेजेस से जो गुजरती हैं, तो वहाँ पे वो मल्टीपल टाइम्स काउंट हो जाएगी, जहाँ पे एरर ऑफ डबल काउंटिंग या प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को जोड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर दूसरा अपने पास आता है ट्रांसफर पेमेंट, इंक्लूडेड नहीं होगा। ये भी हम देख चुके हैं, ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूडेड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट इज मेड आउट ऑफ द फैक्टर पेमेंट। जो फैक्टर इनकम से आपने पेमेंट की है वो वहाँ से बनाई जा रही है। तो जब फैक्टर इनकम ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चुकी है तो आप उसको कैसे करोगे। जैसे उदाहरण के लिए समझो, आपके पिताजी की सैलरी है 1 लाख, अब उन्होंने उसमें से आपको दे दिया 5,000 पॉकेट मनी। अब पिताजी ने 1 लाख दिया, उसको भी इंक्लूड कर दिया एक्सपेंडिचर में, और जो आपने 5,000 खर्च किया उसको भी इंक्लूड कर दिया। तो ये नहीं चलेगा, गलत है ये। या तो आप एक साथ इस पूरे 1 लाख को इंक्लूड करो, या तो इसको 95,000 प्लस 5,000 करके ऐड करो। तो यहाँ पे दो अलग अलग कंपोनेंट दिख रहे हैं। जनरली केस में क्या है, एक ही बार इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है जो हमारा फैक्टर नहीं है, ये हमारा ट्रांसफर इनकम हो जाता है इसलिए। फिर सेकेंड हैंड गुड्स हम जानते ही हैं, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड हैंड गुड्स क्यों हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो करंट वैल्यू में, करंट गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में कोई भी एडिशन नहीं करता है। फिर हमारे पास आता है फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट का पार्ट देखा था, तो फाइनेंशियल एसेट में हम इन्वेस्ट करते हैं ना, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, ठीक है, या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वो ये यहाँ पे यही बता रहा है। क्यों, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, हम जब भी गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो की बात कर रहे हैं तो वो रियल गुड्स एंड सर्विसेज की फ्लो की बात कर रहे हैं। कोई फिक्टिशियस चीज़ें, कोई हवाई चीज़ें की बात हम नहीं कर रहे हैं जैसे बिटकॉइन में किया जाता है। हम रियल गुड्स की बात कर रहे हैं।
ठीक ठीक है, या फिर कमोडिटी मार्केट में कई बार बात की जाती है ना, तो उस तरह से समझ सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओके, अब अपने पास पांचवी चीज आती है एक्सपेंडिचर ऑन ओवन प्रोडक्शन। पांचवी चीजें क्या आती हैं? एक्सपेंडिचर ऑन ओवन प्रोडक्शन। जैसे मान लो आपने कोई चीज बनाई और वो खुद के कंजम्पशन के लिए बनाई है, उस पर जो खर्चा होगा उसे भी जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उस पर खर्चा किया जा रहा है कहीं ना कहीं। यदि वो आप खुद प्रोड्यूस नहीं करते तो आप कहीं से खरीद के लाते, उसके लिए आप पे करते, तो अल्टीमेटली वो बात वही आ जाती है, चाहे आप खुद बना लो उस चीज़ को कितना खर्च करके, या फिर क्या करो आप कहीं से खरीद के ले आओ। जैसे एग्जाम्पल्स आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं जहाँ पे क्या होता है, यूएस में या फिर जो फॉरेन कंट्री होती है वेस्ट में देखते हैं, वो लोग अपने घर में क्या वर्कशॉप में बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। या तो आप वो चीज़ें बाहर से खरीद के लाओ, है ना, या वो अपने गोडाउन में या वर्कशॉप में ही बना लो। अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें क्या है, उतनी वही कॉस्ट करने वाली हैं आपको। तो इसलिए ऐसा हम मान के चलते हैं वो चीज़ें आप बाहर से खरीद के लाओ या खुद प्रोड्यूस करो तो बात सेम हो जाती है। जैसे किसान के केस में, यदि किसान खुद का प्रोड्यूस किया हुआ गेहूँ नहीं खाएगा तो क्या करेगा? बाहर से खरीद के लाएगा, क्योंकि गेहूँ तो खाना ही है। तो चाहे खुद का गेहूँ खाओ उतनी ही वैल्यू का, या बाहर से खरीद के लाओ, बात सेम है। इसीलिए उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड और ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड तीनों खत्म हो चुके हैं, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, और इनसे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं इसको आपको बताता हूँ किस तरह से न्यूमेरिकल्स को करने हैं। ऑल्दो हम यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो नहीं कर पाएंगे, बट मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। पहले तो ये है कि जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया होगा तो आपको न्यूमेरिकल्स में दिए हुए कंपोनेंट्स पे ध्यान देना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। जैसे मान लो आपको सेल दे रखा है, परचेज दे रखा है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ पे कौन सा मेथड लगाओगे? ऑब्वियस सी बात, हमने किसमें पढ़ा था? सेल परचेज वैल्यू है ना, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड वाला, जिसको हम जीवीए एमपीवी बोलते हैं। तो आप ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे वैल्यू एडिशन मेथड लगाओगे जिसका फॉर्मूला है वी ए इक्वल टू वी ओ माइनस वी आई। वी ओ मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट, वी आई मतलब वैल्यू ऑफ इनपुट, है ना, वोडाफोन आइडिया नहीं है इसका मतलब। ठीक है, अब मान लो तो यहीं पे कंपोनेंट आपको दे रखा है क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको समझ जाना है कि वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। आपको हो सकता है कई बार कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पे नहीं बताया होता कि आपको किस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो सीधा बोल देते हैं भाई नेशनल इनकम निकाल के बताओ आप, और कंपोनेंट्स ये रहे आपके। तो आपको यहाँ पे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है और ये चीज़ बतानी है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, खुद ही देखना है इसको। और ये चीज़ हरदम ध्यान रखनी है कि जो भी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं उससे हमें क्या मिलेगा। जैसे इनकम मेथड लगाते हैं वहाँ पे एनडीपीएफसी मिलेगा। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में एनडीपीएफसी ना पूछ के उन्होंने बोला है एनएनपी ढूंढो आप, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट ढूंढो। तो आप क्या करोगे? और आपको ये सारे कंपोनेंट्स दे रखे हैं, है ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम, ये सारी चीज़ रखी है। तो आपको बिना कहे वहाँ पे आपको इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाना है। जब इनकम मेथड का फॉर्मूला आप लगा लोगे, सब कुछ कंप्लीट करोगे, तब आपको में क्या मिलेगा? एनडीपीएफसी मिलेगा। फिर वहाँ पे आपको क्वेश्चन में फर्दर देखना है कि एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी बनाने के लिए क्या हमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। जैसे एन से एन पे जाने के लिए हमें कुछ नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे कई बार एक्स्ट्रा में डेप्रिसिएशन दे रखा हो, बट डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे वहाँ पे। फिर डी से एन पे जाने के लिए आपको क्या चाहिए? एनएफआईए चाहिए। तो एनएफआईए हो सकता है कई बार डायरेक्ट दे दिया हो, है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फिर कई बार फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये दोनों चीज़ें अलग अलग दी होंगी। तो आपको देख लेना उसमें या ये डायरेक्ट दिया है या ये अलग अलग दे रखी है। अलग अलग दे रखी है तो आपको इनको माइनस करके फॉर्मूला लगा के ये निकाल लेना है। यदि डायरेक्ट दे रखा है तो डायरेक्ट लगा दो। कई बार ये हो सकता है ये भी दिया हो और ये दोनों भी दे रखी हों, तो उस केस में भी आपको क्या करना है? इन दो को इग्नोर करना है क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे पास है ना, और इसको डायरेक्ट लगा देना है। अब फैक्टर कॉस्ट में जो भी जरूरत है कर देंगे। फिर तीसरा मेथड में वही है, तीसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या आते हैं? तीसरे कंपोनेंट आते हैं एक्सपेंडिचर में, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे ही आपको दिखता है कि यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट हमें दे रखे हैं, आपको सीधा एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करना है और वहाँ पे चीज़ों को ढूंढना है। और एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करके आप सीधा जीडीपी एमपी को निकाल सकते हो। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को मैंने एक क्वेश्चन दिया था जहाँ पे
एनडीपी एफसी निकालना था और इनकम मेथड का यूज़ करना था। उन्होंने ये निकाल लिया था और वो सोच रहे थे अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। क्यों? उन्हें पता नहीं था कि एक्चुअली जो हम इनकम मेथड लगा रहे हैं उसे एनडीपी एफसी ही निकलता है। ठीक है, अब आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास कुछ और टॉपिक्स आते हैं इसी में, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने देखा अपने आसपास कि हम ये सुनते ही हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है ना, चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ गई। तो इस महंगाई को मेजर कैसे किया जाता है, हम कैसे मापते हैं कि हमारे देश में कितनी महंगाई चल रही है। इसको मेजर करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी होता है। तो ये सारे क्या है, मेजरमेंट्स हैं जो ये मापते हैं कि देश में इन्फ्लेशन या फिर प्राइसेस किसी भी चीज़ की कितनी बढ़ रही हैं। ठीक है, इनको मेजर करने का तरीका है। जब हम इन चीज़ों को मेजर करते हैं, पर्टिकुलरली सीपीआई का मेजर होता है, जो भी आप अखबार में पढ़ते हो इस चीज़ की कीमत इतनी बढ़ गई है, इस चीज़ की कीमत इतनी बढ़ गई है, तो आप क्या करते हो, सीपीआई के माध्यम से पढ़ते हो। वो सीपीआई क्या होता है, हर कुछ महीने में, 1 या 2 महीने में इसका जो कुछ डाटा इकट्ठा करते हैं जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ क्या बोलते हैं फाइनेंस में बैठे हुए, और इसको फिर कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लान इम्प्लीमेंटेशन करके है, वो ये सारे काम करती है। तो वो डाटा इकट्ठा करते हैं और निकाल देते हैं। पर जब हमें एक साथ देखना हो कि ओवरऑल हमारे जीडीपी में कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है पिछले कई सालों में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। उसके लिए यूज करते हैं हम जीडीपी डिफ्लेटर का, जीडीपी डिफ्लेटर। अब मैं ये मान सकता हूँ कि आप लोगों को जीडीपी की डेफिनेशन पता है, जीडीपी क्या होती है। अब यहाँ पर समझते हैं, जीडीपी तो समझते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डिफ्लेट करने का क्या मतलब, डिफ्लेट मतलब जैसे गुब्बारा फुल जाता है ना, इन्फ्लेट हो गया है, तो इसलिए इन्फ्लेट का भाई डिफ्लेट है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कितनी इन्फ्लेट हो चुकी है या कितनी कह सकते हैं बढ़ चुकी है। हो सकता है जो चीज़ 2012 में 100 रुपये की थी, आज 2026 में वो चीज़ें 100 मान लेते 26 रुपये की हो गई। तो इन 10-12 सालों में, नहीं 14 सालों में हमारी जीडीपी करीब करीब 126% से बढ़ी है ना। वैसे 26% का नेट इंक्रीमेंट हुआ है कि जो चीज़ पहले 100 की थी वो 126 हो गई। पर जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताएगा कि जो इकोनॉमी है, पहले जीडीपी मान लेते 100 की थी, अब 126 हो गई है। तो जीडीपी डिफ्लेटर कितना है, 126 है। इसमें से 100 को आप माइनस कर दोगे और जो 100 के बाद का परसेंटेज बचेगा उसको रखोगे। तो आप ये कह सकते हो कि हमारी इकोनॉमी में ओवरऑल पिछले 14 सालों में 26% का प्राइस हाइक हुआ है या प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, जीडीपी डिफ्लेटर को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला का यूज किया जाता है, जिसमें होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी ये क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से देखते हैं। पर याद रखना, रियल जीडीपी आपको रियल पिक्चर बताता है इकोनॉमी की, और नॉमिनल जीडीपी आपको एक ये भी रियल पिक्चर ही बताता है, पर थोड़ा सा इसमें बदलाव होता है, थोड़ा सा फेक पना होता है। फेक पना क्यों होता है, अब इसको हम थोड़ा देखते हैं आगे। पर जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना, ये एग्जाम में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, ये 2 या 3 नंबर में जरूर आता है, एक ना एक न्यूमेरिकल तो जरूर आता है इससे। तो ये चीज़ आपको हरदम ध्यान रखनी है। ठीक है, और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है जीडीपी डिफ्लेटर किस काम में आता है, तो इसका काम क्या है, इन्फ्लेशन बताने का काम भी है। अब यहाँ पे देखो नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, और इसका भाई है रियल जीडीपी। ठीक है, जब भी हम जीडीपी को मेजर करते हैं, जीडीपी मेजर्ड एट करंट प्राइस, तो वहां से जो हमें वैल्यू मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। और रियल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी मेजर्ड एट बेस प्राइस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी बोलते हैं, क्योंकि ये रियल फिगर दिखाता है। अब बेस प्राइस क्या है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। देखो हमने क्या किया है अपने देश में, हर चीज़ों की एक रेट फिक्स कर रखा है कैलकुलेशन के लिए, नेशनल इनकम कैलकुलेशन के लिए फिक्स कर रखा है। ठीक है,
जैसे कि हमने क्या किया था 2012 में, जिन भी चीज़ों की कीमतें जो जो थी उसको हमने फिक्स कर दिया और उसी से हम अपने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं गेहूं का रेट उस टाइम 20 रुपये था, तो 2012 को बेस ईयर मानते हुए 2024 या 25 का मानते 2024-25 में 100 kg या 100 टन ऑफ द क्या बोलते हैं वीट का प्रोडक्शन हुआ है 100 kg का। अब इसका प्राइस क्या होगा, 20 रुपया, तो प्रोडक्शन कितना हो गया 2000 रुपये का, है ना, इसकी वैल्यू हो गई। तो ये क्या है, हम बेस प्राइस में मेजर कर रहे हैं। अब यदि मैं यहीं पे करंट प्राइस में मेजर करूं, प्रोडक्शन है 100 का, मान लेते हैं करंट में क्या है उसका जो प्राइस है 30 रुपये किलो है गेहूं का, तो यहाँ 3000 रुपये हो गया। अब आप मुझे यहाँ बताओ, ठीक है, आप मुझे यहाँ बताओ क्या इन दोनों में कुछ अंतर है? अंतर सिर्फ एक चीज़ का, प्राइस का। क्या एक्चुअल में प्रोडक्शन बढ़ा है? नहीं बढ़ा। इकोनॉमी में कभी भी किसी चीज़ की जो वैल्यू है एक्चुअल में हम उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उससे मेजर नहीं करते हैं, खासकर गुड्स की तो बिल्कुल भी नहीं। हम उसकी एक्चुअल वैल्यू मेजर करते हैं या एक्चुअल प्रोडक्शन या ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ उसको हम मेजर करते हैं किससे, उसके एक्चुअल प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ। यदि 100 kg की जगह ग्रोथ 120 kg होता तो हम उसको मेजर कर सकते थे और कहते हैं हाँ यहाँ पे प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ है। बट क्योंकि प्रोडक्शन में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुआ, सिर्फ प्राइस में ग्रोथ हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ नहीं माना गया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस को इन्फ्लेट किया जा सकता है, प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं वॉर लाइक सिचुएशंस में, कोविड लाइक पैंडेमिक लाइक सिचुएशंस में अचानक से चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है, तो वहाँ पे हम ये बोलेंगे क्या, अच्छा मेरी कंट्री ने तो बहुत डेवलपमेंट किया, मेरी कंट्री तो बहुत ग्रो कर रही है, देखो है ना, चीज़ की कीमत 20 रुपये से 30 रुपये हो गई वीट की कीमत। नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक्चुअल ग्रोथ इज मेजर्ड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन हैव इंक्रीज। ठीक है, अब एक और सिनेरियो मैं आपको देता हूँ। मान लेते हैं 2024 में प्रोडक्शन हुआ है गेहूं का 100 kg, जिसको हमने क्या किया, मेजर किया करंट प्राइस पे। 2024 में मान लेते हैं गेहूं की कीमत थी 28 रुपये, मान लेते हैं 30 रुपये थी, तो यहाँ पे टोटल हो गया 3000 की वैल्यू। 2025 में फिर से 100 किलो गेहूं का प्रोडक्शन हुआ है और इस बार कीमत है 35 रुपये। दो हजार पच्चीस में फिर से क्या है 100 kg हमने गेहूं का प्रोडक्शन किया, इस बार कीमत क्या है 35 रुपये, तो टोटल हमारा कितना हुआ 35 रुपये वैल्यू हुई। अब आप मुझे बताओ क्या 2024 से 2025 में हमने ग्रोथ किया है? हमने ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं किया है। क्यों? एक्चुअली प्रोडक्शन हमारा प्रोडक्शन इंक्रीमेंट कितना है, नील, जीरो। बट क्या है, प्राइस में हमने क्योंकि हाइक कर दिया, इसकी वजह से हमारे क्या है जो वैल्यू दिख रही है प्रोडक्शन की वो ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम यदि इकोनॉमिक्स में कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इनकम निकालेंगे, तो ये हमें एक फॉल्स वैल्यू देगा। ये भी हमारी रियल जीडीपी थी, ये भी हमारी सॉरी ये हमारी नॉमिनल जीडीपी थी और ये भी नॉमिनल जीडीपी थी। बट ये क्या हमें फॉल्स पिक्चर ऑफ इकोनॉमी दे रहा है। अभी इसमें क्या है, कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ, बट ये हमें दिखा रहा है देखो भाई ग्रोथ तो हुआ है, ग्रोथ तो हुआ है। अब इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है, इसको देखो। अब हमने क्या किया, 2024 में जो प्रोडक्शन हुआ है 100 kg का, उसको भी बेस प्राइस से मेजर किया, जो कि आएगा 2000। और जो 2025 में प्रोडक्शन हुआ है 100 kg का, उसको भी बेस प्राइस से ही हमने कैलकुलेट किया, तो अब यहाँ पे वैल्यू दोनों की 2000 आती है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन इंक्रीमेंट नहीं हुआ, यानी बस प्राइस की वजह से हाइक था, यानी कि यहाँ पे कोई भी हमें ग्रोथ नहीं दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टोटल गेम था इन्फ्लेशन का और जो नंबर्स का प्राइस को मैनिपुलेट करने का। प्रोडक्शन को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, गेहूँ जितना होगा उतना ही होगा, है ना, पर प्राइस को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको मैं चेंज करके। अब क्या करते हैं हम, मान लेते हैं 2024 में राइस का प्रोडक्शन हुआ था 200 kg। 2025 में राइस का प्रोडक्शन हुआ 300 kg। और हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस था वो था 10 रुपये किलो था, मान लेते हैं राइस का। नहीं, यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे से बेस प्राइस ही लेते हैं, बेस प्राइस दोनों का मान लेते हैं, आप 20 रुपये ही मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने का प्रोडक्शन हुआ, 4000 का, यहाँ पे 6000 का प्रोडक्शन हुआ। अब यहाँ पे आपको ग्रोथ दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बताओ मुझे। ग्रोथ दोनों चीज़ों में दिख रही है, यहाँ पे हमें नंबर्स में भी, नंबर ऑफ जो यहाँ पे
जो प्रोडक्शन की वैल्यू है, ठीक है, जो क्वांटिटी है उसमें भी हमें ग्रोथ दिख रही है, और साथ में हमें जो अमाउंट है, जो उसका क्या बोलते हैं वैल्यू है, उसमें भी दिख रहा है। बट इसमें और इसमें अंतर क्या है? देखो एक अंतर तो ये है, इसमें हमने क्या है, हमारे में ये और ये सेम है, बट इसमें क्या क्वांटिटी का मैंने अलग अलग लिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक ही यहाँ पे दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे थे, क्वांटिटी भी चेंज हो रहा था। ये चाहे तो हम क्वांटिटी को चेंज कर सकते थे, तो और मुश्किल हो जाता हमें पता लगाना ये काम करता कि नहीं करता। बट यहाँ पे क्या है, हमने एक वेरिएबल को फिक्स रखा। जैसे दो वेरिएबल है हमारे पास, क्या है, क्वांटिटी और प्राइस। तो प्राइस को आपको एक वेरिएबल को फिक्स रखना पड़ेगा, तभी जाकर आपको ट्रू पिक्चर मिलेगी। इस केस में भी क्या है, हमने दोनों वेरिएबल में से एक को हमने फिक्स रखा। जनरली हम प्राइस को फिक्स रखते, तो मैंने भी यहाँ प्राइस को फिक्स रखा, क्योंकि ये इसी का एग्जाम्पल 1 है, जहाँ पे क्वांटिटी भी सेम थी। पर ये क्वांटिटी चेंज करते हो तब भी आपको ट्रू फिगर मिल जाएगी, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिखाया था। ठीक है, जब भी आप किसी चीज़ को, बस याद रखो दोबारा, बेस प्राइस पे कैलकुलेट करते हो, जो कि हमारे यहाँ पे बेस प्राइस क्या है, हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बेस प्राइस क्या डिसाइड किया था, 2012। अब वो चेंज होके बाद 2000 आई थिंक 23-24 बनने वाला है। ठीक है, तो जब भी आप रियल जीडीपी निकालते हो, तो रियल जीडीपी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, बेस प्राइस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, इससे क्या होता है, मैनिपुलेशन प्राइस में नहीं होता। ठीक है, और यदि आपको करंट वैल्यू निकालनी है तो आप करंट प्राइस से निकाल सकते हो, नॉमिनल जीडीपी। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो दोनों ही काम करती है, और फिर दोनों को कंपेयर करके देखती है कि ईयर ऑन ईयर कितना क्या है प्राइस हाइक हुआ है। ठीक है, कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो उसको हम देखते हैं। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, मेजर करता है कि कितना जीडीपी हमारी बढ़ी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन। पर एक्चुअल जीडीपी क्या है, यदि इसको आपको जानना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस प्राइस का यूज करना पड़ेगा। यहाँ से बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनता है, या फिर कई बार आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या जब जीडीपी ग्रोथ हो रही है ना, जीडीपी हमारी ग्रो कर रही है, तो हमारा जो डेवलपमेंट लेवल है वो भी बढ़ेगा क्या? अब इसके लिए हमें सबसे पहले जानना है डिफरेंस क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। ग्रोथ का मतलब क्या है, नंबर्स बढ़ना, नंबर बढ़ रहे हैं किसी के, जीडीपी के, है ना। पर कैपिटा इनकम का बढ़ गया, हमारी जीडीपी जो कभी $2 ट्रिलियन हुआ करती थी, आज $4.5 ट्रिलियन हो गई, ये हो गया। पर जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। अब हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, अब उसको यदि हम देखें तो हमें मालूम चलेगा कि जीडीपी के साथ साथ वेलफेयर भी होता है कि नहीं होता। वेलफेयर मतलब क्या, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। पहले आप जो खा रहे थे आप उससे अच्छा हेल्दी खा रहे हो फूड, पहले आप जिस एयर में सांस ले रहे थे आप उससे हेल्दी एयर में सांस ले रहे हो, पहले आप जितने छोटे घर में रह रहे थे आप उससे बड़े घर में रह रहे हो। तो वो क्या है, एक सिग्नेचर ऑफ अ वेलफेयर है। बट जब हम जीडीपी और वेलफेयर की बात करते हैं तो ये साथ साथ भी चलते हैं, कई बार साथ नहीं भी चलते हैं, क्योंकि जीडीपी कैलकुलेशन में, जीडीपी क्या है, सिर्फ एक नंबर ही तो है। अब जीडीपी की कैलकुलेशन में कई बार ऐसी ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे वेलफेयर में कंट्रीब्यूट नहीं करती है। अब मान लेते हैं कोई क्या है, टोबैको बेच रहा है। अब जनरली हम जानते हैं टोबैको कंजम्पशन क्या हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट वो क्या इकोनॉमिक में तो कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना जीडीपी में, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो हो रहा है। अब यही वाइन ले लो आप, वाइन बियर और ये अदर सेक्टर जो भी लिकर्स हैं उनका प्रोडक्शन हो रहा है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि इससे क्या है, हमारा वेलफेयर तो नहीं बढ़ने वाला, बट वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसका। इसीलिए कह सकते हो आप, जीडीपी में नंबर्स हरदम बढ़ना क्या करता है, वेलफेयर को डिनोट नहीं करता। ऑल दो ये करता है बट हरदम नहीं करता, याद रखना। बट इसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीडीपी में जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं है बट वेलफेयर में कंट्रीब्यूशन है हमारे। जैसे आप बीमार हो तो आपके फैमिली वाले, आपकी मम्मी पापा आपकी केयर करते हैं, तो आप क्या उनसे कुछ चार्ज करते हो या उन्हें कुछ पे करते हो, नहीं ना। बट वो आपके वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा देते हैं। मान लो पढ़ाई कर रहे हो, आप बीमार पड़ गए, तो मम्मी पापा आपके केयर करेंगे ना, इससे क्या होगा, आप अच्छे से जल्दी से तो दोबारा से रिकवर कर जाओगे, हेल्दी हो जाओगे, अपनी पढ़ाई में जल्दी लौट पाओगे। तो इससे क्या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। मान लो आप मम्मी पापा से दूर हो, बीमार पड़ गए, तो क्या होगा, आप बीमार पड़ गए तो कई हो सकता है आपकी बीमारी
केयर ना होने की वजह से सीवियर हो सकती है, आपको एडमिट करना पड़ सकता है या कुछ भी चीज़ें। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी क्या करती हैं, जीडीपी वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करती हैं, वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करती हैं, पर जीडीपी में नहीं करती हैं। आप सुबह सुबह पार्क गए वॉक के लिए, अब आपका वॉक करना या पार्क का बनना वो तो जीडीपी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा ना। अब वो जो स्वच्छ हवाएं मिल रही है वो तो जीडीपी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा कुछ भी, बट वो क्या कर रहा है, आपको नुकसान, ओ आपको फायदा दे रहा है। इसी तरह पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या है, जीडीपी को नेगेटिवली कैसे इंपैक्ट कर रहा है, वैसे ना जीडीपी के नंबर्स को तो वैसे इंपैक्ट नहीं कर रहा प्रोडक्शन मैनर में, बट जो हम गंदी हवा ले रहे हैं, पॉल्यूटेड एयर ले रहे हैं, उसकी वजह से हमारा हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ रहा है, उससे हमारे जो मेडिकल बिल है वो बढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे वेलफेयर को कम कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना जीडीपी और वेलफेयर दोनों एक साथ साथ चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं, पर डिपेंड करता है क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जीडीपी क्या है, क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जीडीपी क्या है, जीडीपी किन किन चीज़ों को मिलकर बनी है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे अपने जीडीपी और वेलफेयर के कॉन्सेप्ट के थ्रू देखेंगे। इस तरह से हमारा जो चौथा चैप्टर भी था नेशनल इनकम का, ये कंप्लीट हुआ। यदि आप सबको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू।